हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के स्ट्रैटेजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम टाइम है। कम टाइम में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, कम टाइम में किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, वो आज हम लोग स्ट्रैटेजी के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम टाइम बाकी है। ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा वो अभी डिस्कस नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको उस चीज़ में आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जिससे आपका प्रिपरेशन का जो टाइमिंग है वो अच्छे से हो। तो चलिए हम लोग आज का स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 15 to 20 डेज़ का स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स में आपको क्या करना है, किस तरह से नोट्स प्रिपरेशन करना है, शॉर्ट नोट्स किस तरह से प्रिपरेशन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है, NCERT कैसे रीड करना है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिज़िक्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे नोट्स। फिज़िक्स में आपने जितना भी नोट्स कंप्लीट किया है उस नोट्स को आप चैप्टर वाइज रिवीजन कीजिए एंड जो भी चैप्टर अभी आपका बाकी है वो चैप्टर आप छोड़ दें। अगर वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के हिसाब से वो चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि टाइम कम है। अगर आप न्यू चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं तो आपका जो प्रीवियस ईयर जो चैप्टर होगा जो आप कर रहे हैं वो आपका छूट जाएगा। तो मेरा ये एडवाइस है, आप वो चैप्टर को स्किप कर दें। इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको कीजिए, अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उसको आप छोड़ दें, ठीक है। और जितना भी चैप्टर आपका कंप्लीट है उसका शॉर्ट्स नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग NCERT की। फिजिक्स के NCERT में जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं उसको आप रिवीजन कीजिए, उसको आपको प्रैक्टिस करना ही है। कोई भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक एक्सरसाइज, जो बैक एक्सरसाइज होता है चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दिया हुआ रहता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको आपको सॉल्व करना है एंड प्रैक्टिस करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिजिक्स में जो मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं उसको भी आपको कंप्लीट करना है क्योंकि मिसलेनियस भी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप मिसलेनियस करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए क्योंकि सॉल्व्ड एग्जाम्पल और बुक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल से आप फिजिक्स का जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ नहीं छोड़िएगा NCERT में, सॉल्व्ड एग्जाम्पल और बुक एक्सरसाइज, ठीक है। मिसलेनियस को आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो चुका है तो आप मिसलेनियस को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको एनालिसिस होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड सेकेंड थिंग, आपका जो टाइमिंग है वो भी आपका इम्प्रूव होगा। तो आपको करना क्या है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं फिजिक्स के वो आपको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपको करना ही करना है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला एंड शॉर्ट नोट्स की। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स में हर चैप्टर में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल के पर्टिकुलर के हिसाब से। तो क्या करना है, आपको जितने भी फार्मूला है उसको आपको एक पेज में लिखना है चैप्टर वाइज करके एंड उसको आप जो आपका स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल में आपको वहाँ पे रखना है। आप उसको पर डे आप उसको देखिएगा एंड एनालिसिस कीजिएगा। उससे होगा क्या, पर डे देखने से होगा क्या, वो आपको याद होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और वो फार्मूला का यूज़ कहाँ होता है वो भी आपको लिखना है चैप्टर वाइज एंड पर्टिकुलर फार्मूलाज के क्वेश्चन के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये रहे हम लोग के फिजिक्स के स्ट्रैटेजीज। मैं आपको टाइम नहीं बताएंगी, टाइम का जो शेड्यूल होता है वो आपको फिक्स करना है खुद से, क्योंकि अगर मैं अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल कर दूंगी तो वो आपको में भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपको कौन सा टाइम फिट बैठता है वो आपको खुद से वो टाइम को शेड्यूल करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैंने जितना भी फिजिक्स के बारे में स्ट्रैटेजी डिस्कस किया है उसको आपको अच्छे से करना है, नोट्स अच्छे से प्रिपरेशन करना है, रिवीजन करना है चैप्टर वाइज। NCERT के जितने भी सॉल्व्ड एग्जांपल है एंड बुक एक्सरसाइज है उसको आपको कंप्लीट करना है एंड चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको आपको भी कंप्लीट करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स का फॉर्मूला एंड शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रही हूँ।
चैप्टर वाइज आपको रीड करना है एंड जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा उसका आपको शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन एंड आंसर बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपका होगा क्या, वो जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे पर्टिकुलर चैप्टर, वो आपका कंप्लीट होते जाएगा इन हैंड सोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, एंड वो शॉर्ट नोट्स आपका एग्जाम के जब नज़दीक होगा, 2-3 दिन बाकी रहेगा, देन वो शॉर्ट नोट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वो आपका खुद का हैंड नोट शॉर्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है फ्रेंड्स, केमिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये आपका नंबर ऑफ मार्क्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैक्सिमम जो मार्क्स आते हैं वो केमिस्ट्री से ही आते हैं, केमिस्ट्री एंड मैथ्स से। ठीक है, तो केमिस्ट्री आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, किस तरह से नोट्स आपको प्रिपरेशन करना है एंड शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपरेशन करना है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नोट्स के। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने जितने भी चैप्टर्स के नोट्स बनाए हैं वो सारे नोट्स को आपको चैप्टर वाइज आपको रिवीजन करना है पर डे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे होगा क्या, आपको जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज वो आपको याद करना है। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है नेम रिएक्शन एंड सेकेंड होता है मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये दोनों को किस तरह से प्रिपरेशन करना है, किस तरह से लिखना है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेमी रिएक्शन का। तो फ्रेंड्स, नेमी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेमी रिएक्शन आपको कैसे करना है, पर्टिकुलर चैप्टर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जितने भी नेमी रिएक्शन है उसको आपको एक पेज में लिखना है। ठीक है, एंड उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नेमी रिएक्शन जैसे उर्ज रिएक्शन हो गया, गटरमैन रिएक्शन, उसका कैटलिस्ट याद करना है, उसका कैटलिस्ट याद कीजिए, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, क्या निकल रहा है प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, किससे क्या बन रहा है, वो आपको नेमिंग ऑफ रिएक्शन में करना है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग मैकेनिज्म में बोर्ड के एग्जाम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैकेनिज्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म में जितना भी है सारा मैकेनिज्म को आपको करना है। अगर टाइम कम है, ठीक है, तो अगर आपको मैकेनिज्म में दिक्कत होता है आप मैकेनिज्म को छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नेमिंग रिएक्शन है उसको आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल का। तो फ्रेंड्स, फिजिकल में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है और थ्योरेटिकल 1-2 क्वेश्चन रहता है। न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आता है फिजिकल में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला एंड शॉर्ट नोट्स के बारे में फिजिकल में। तो फ्रेंड्स, फिजिकल में भी जिस तरह मैंने फिजिक्स में बताया था कि जो चैप्टर वाइज आपको करना है, ठीक है, पर्टिकुलर चैप्टर में आपको रीड करना है एंड जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको आपको एक पेज में लिखना है। ठीक है, और वो किससे रिलेटेड है, किस चीज़ का फार्मूला और वो कहाँ यूज़ होता है वो भी आपको लिखना है और वो उस पेपर को आपको स्टडी टेबल के बीच में रखना है। इससे होगा क्या कि जो भी चीज़ आपके सामने ज़्यादा देर तक रहती है और पर डे रहती है, वो कंटिन्यू रहती है, वो चीज़ आपको ज़्यादा ऑब्जर्व आप वो कर लेते हैं और वो चीज़ आपको याद रहती है। तो इसको आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं होगा क्योंकि वो आपके सामने ही रहेगा और उसको पर डे आपको याद करते रहना है और देखते जाना है। और वो फार्मूला यूज़ कहाँ यूज़ होता है, वो फार्मूला का वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग हम लोग बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। ठीक है फ्रेंड्स, पर्टिकुलर चैप्टर लीजिए और उस चैप्टर का आपको शॉर्ट नोट्स आपको चैप्टर वाइज में मतलब लेटर बाय लेटर रीड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीड कीजिए उसको और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगेगा उसको आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है विथ क्वेश्चन। ठीक है, और एग्ज़ाम जब नज़दीक आए तो वो शॉर्ट नोट्स को आपको रिवीजन करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के ये नज़दीक में क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स आप वो खुद से बनाते हो और वो आप रीड करके बनाते हो हर चैप्टर का, तो वो शॉर्ट नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। विद इन जो एक्सरसाइज रहते हैं उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट नोट्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के नज़दीक में। ठीक है, तो फॉर्मूला और शॉर्ट नोट्स ये दोनों चीज़ आपको फिजिकल में करना ही करना है। अब बात करते हैं हम लोग एनसीईआरटी के। तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अदर बुक के रेफरेंस से, क्योंकि जो रेफरेंस बुक होते हैं उसमें वो बात नहीं होती है जितना वो एनसीईआरटी होता है। तो अदर रेफरेंस बुक आपको नहीं करना है, एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आपको चैप्टर वाइज आपको रीड करना है, जो भी इम्पॉर्टेंट होगा वो आपको वो एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स
एनसीईआरटी में जो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं उसको आपको प्रैक्टिस करना है एग्ज़ाम के लास्ट तक, ठीक है। एंड एनसीईआरटी के जो बुक एक्सरसाइज होते हैं वो भी आपको करना है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो फिजिकल है उसमें ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे ऑर्गेनिक का हो, चाहे फिजिकल का हो, चाहे इनऑर्गेनिक। ये तीनों पार्ट का जो एनसीईआरटी का जो सॉल्व एग्जाम्पल और बुक एक्सरसाइज होता है, ये दोनों ही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो ये दो चीज़ आपको स्किप नहीं ही करना है, ठीक है। और एनसीईआरटी का जो ऑर्गेनिक होता है उसको आपको रीड करना है, ठीक है। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये तीनों पार्ट को आपको केमिस्ट्री एनसीईआरटी से ही रीड करना है, सॉल्व एग्जाम्पल बनाना है, बुक एक्सरसाइज करना है, फॉर्मूला लिखना है, शॉर्ट नोट्स करना है एंड नेम रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब आपको केमिस्ट्री में करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि कम टाइम बाकी है तो ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी मैं बता रही हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट ही हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स की। तो फ्रेंड्स, मैथ्स तो काफ़ी इजी होता है, ठीक है। तो मैथ्स में जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं एंड मिसलेनियस क्वेश्चन, ये सब आप इजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स तो आपको रट्टा मार का चीज़ नहीं है। अगर आप उसको मेथड, आप फॉर्मूलास, ये सब आपको याद करना है तो ये सब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, मैथ्स का जो रेफरेंस बुक वो आपको पकड़ना नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड्स के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी ही सफिशियंट है आपके लिए मैथ्स का, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आर डी शर्मा देखना है, ठीक है। आर डी शर्मा का सॉल्व एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। अगर आप वो नहीं भी करते हैं तो भी आपके लिए एनसीईआरटी का जो मैथ्स का बुक है वो ही आपके लिए सफिशिएंट है। क्या एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स कीजिएगा, क्वेश्चंस करना है, एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस, ठीक है। देन आपके पास जो टाइम बचे तो आप आर डी शर्मा का सॉल्व एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है। तो मैथ्स का मैक्सिमम आपको 10 इयर्स का करना है, ठीक है। 10 इयर्स का चैप्टर वाइज क्वेश्चन करना ही करना है मैथ्स का, ठीक है। 10 इयर्स इसलिए क्योंकि मैथ्स में मैक्सिमम प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा जो बिल्डअप होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एंड टाइमिंग का जो टाइमिंग का जो रेट होगा वो आपके लिए काफ़ी बिल्डअप होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 10 इयर्स क्वेश्चन, ठीक है। इससे आपको एनालिसिस होगा, प्रैक्टिस होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैक्सिमम 10 इयर्स, समझ रहे हैं आप, 10 इयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप 10 इयर्स कर लेते हैं तो ईजिली आपका जो मैथ्स है वो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा, ठीक है। वो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि 10 इयर्स क्वेश्चन आपको एनालिसिस हो जाएगा, किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स आप कर सकेंगे, हो जाएगा आपका मैथ्स, क्योंकि एनसीईआरटी में मैथ्स तो ईजी ही होता है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में होता क्या है, इंग्लिश होता है फ्लेमिंगो प्लस विस्टर, ठीक है। इसमें आपको मैं बता रही हूँ, चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होता है उसको आपको करना है एंड बुक के जो क्वेश्चन आंसर है उसको आपको करना है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको आपको खुद से आंसर लिखना है, ठीक है। जो चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर होता है वो आपको खुद से लिखेंगे, ठीक है। एंड बुक का जो क्वेश्चन आंसर होता है, जैसे आप कोई रेफरेंस गाइड लेते हैं उसमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, आंसर भी मिस्टेक होते हैं, तो आपको गाइड आपको लेना नहीं है। आप बुक पढ़िए, बुक पढ़ने के बाद आप खुद से उस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, ठीक है। वो आपका खुद का होगा तो इट मीन्स वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। बुक का जो होता है वो आप खुद से रट्टा मार लेते, वो चीज़ नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं राइटिंग स्किल। तो फ्रेंड्स, राइटिंग स्किल आप 4 या 5 बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो राइटिंग स्किल आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि राइटिंग स्किल में आपका क्या देखता है, आपका फॉर्मेट वगैरह देखेगा, लेटर में लेटर, नोटिस, ठीक है। ये सब आपका में फॉर्मेट देखिएगा, ठीक है। जैसे आप लेटर लिखते हैं तो लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो पूरा तो रीड नहीं करेगा। जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर चेक करेगा, वो आपका पूरा पेपर चेक तो नहीं करेगा, बस वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश में होता है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश में होता है आपका फॉर्मेट। आप किस तरह से आप फॉर्मेट को लिखते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ही होता है ना, नोटिस हो गया, लेटर हो गया। राइटिंग स्किल में यही इंपॉर्टेंट होता है, आपको फॉर्मेट देखेगा। अगर आपका फॉर्मेट सही होगा देन आपको नंबर आपको फुल मिलेगा, ठीक है। आपका फॉर्मेट मिस्टेक होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, देन आपका जो नंबर रहता है वो कट जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखना है लेटर, नोटिस में। राइटिंग स्किल में लेटर और नोटिस में आपको देखना है फॉर्मेट एंड स्पेलिंग, ठीक है।
वो सब आपको देखना है। एंड सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी, जितने भी आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे या बुक लिखेंगे, बुक का आंसर लिखेंगे, वो आपको एक बार लिखना है, ठीक है, खुद से लिखिए। देन आप उसको चेक करने के लिए किसी भी अच्छे टीचर जिससे आप स्टडी कर रहे हैं, उससे आप एक बार चेकआउट कर लें, ठीक है। उससे हुआ कि जो भी आपका मिस्टेक होगा, स्पेलिंग मिस्टेक या फिर आंसर जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वो आपका करेक्शन होगा, ठीक है। फिर उस करेक्शन के बाद आप खुद से उसको लिखिएगा, करेक्ट कीजिए। देन इससे होगा क्या, जो भी आप मिस्टेक किए होंगे वो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। देन जिससे हुआ क्या, एग्ज़ाम में आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। अगर आप अभी ही चेक करके आप उसको करेक्ट कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में वो चीज़ मिस्टेक नहीं होगा जो अभी हो रहा है, ठीक है। तो आपको पर डे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। राइटिंग स्किल में आपको मैं फिर से रिपीट कर दी, फॉर्मेट वगैरह आपको देखिएगा, लेटर और नोटिस का, ठीक है। फॉर्मेट और स्पेलिंग, ये 2 चीज़ आपको देखना ही देखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस तो सीएस में उतना कुछ क्वेश्चन वैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, तो आपका ये कम टाइम में भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज बस आप रिवीजन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, इससे आपको ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस तो काफ़ी ईजी होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने जितना भी डिस्कस करा है स्ट्रैटेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस का, वो सब काफ़ी बेसिक चीज़ मैंने बताया है, जो मैंने भी फॉलो किया है 12th का बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम, ठीक है। टाइमिंग का शेड्यूल आप कहीं से भी मत कीजिए, किसी का टाइमिंग शेड्यूल आप कॉपी मत कीजिए। इससे होगा क्या कि हर पर्सन का जो कैपेबिलिटी होता है शेड्यूल को फॉलो करने का, वो हर पर्सन में डिफरेंट होता है, ठीक है। तो टाइमिंग शेड्यूल आप खुद से सेलेक्ट कीजिए, कौन सा टाइम आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड कैपेसिटी आपका कितना है, कितना आवर आप पढ़ सकते हैं, कितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको मैंने बताया है, नोट्स अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रिविज़न करना है, एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल, बुक एक्सरसाइज करना है, एंड चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं हर सब्जेक्ट में यही कहूँगी कि फॉर्मूला एंड शॉर्ट नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में भी आपको नोट्स रिवीजन करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नेमिंग रिएक्शन करना है। नेमिंग रिएक्शन में मैंने बता दिया है, उर्ज रिएक्शन हो गया, गटरमैन रिएक्शन हो गया, ठीक है, वो सब आपको करना है। कैटलिस्ट याद करना है, प्रोडक्ट याद करना है, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, वो सब आपको करना ही करना है, ठीक है। मैकेनिज्म आपको करना है। अब हम बात करते हैं फिजिकल में क्या है, फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूलाज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सा फॉर्मूला किस चीज़ में यूज़ होता है, किस क्वेश्चन के लिए वो फॉर्मूला है, वो आपको लिखना है एक पेज में, और उसको आपको स्टडी टेबल के सामने रखना है। इससे होगा कि आप उसको पर डे आप देखेंगे। बात करते हैं हम लोग मैथ्स की। तो मैथ्स में आपको मैंने बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज है, बस वो आपको करना है। अभी आपके पास टाइम है, तो आप अगर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया विद एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज, देन आप आर डी शर्मा आप कर सकते हैं। आर डी शर्मा का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, बस आपको सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो तो, अगर आपके पास टाइम नहीं है देन आप इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है चैप्टर वाइज, ठीक है। अगर आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन आप कंप्लीट कर ही लेते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में आपको मैंने बताया, राइटिंग स्किल में आपका फॉर्मेट चेक करेगा, ठीक है। लेटर और नोटिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, फॉर्मेट होता है और आपका स्पेलिंग, ठीक है। पूरा एग्जामिनर चेक नहीं करेगा, बस आपको यही 2 चीज़ चेक करेगा, आपका फॉर्मेट चेक करेगा और स्पेलिंग चेक करेगा, ठीक है। बस वो सब चेक करेगा। क्वेश्चन आंसर आप खुद से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लिखेंगे, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से आंसर आप लिखते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। वो आंसर आप किसी भी अच्छे टीचर से आप चेक करा लीजिए। अगर आपको कोई भी मिस्टेक रहेगा, वो करेक्शन होने के बाद आप खुद से वो फिर से करेक्ट करने के बाद वो आप खुद से लिखिए, देन आपका वो आंसर, जो क्वेश्चन आंसर का जो लिखने का तरीका वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस तो काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कम टाइम लगेगा ना, अच्छे से आपका कंप्लीट हो भी जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आ गया हो। 15 to 20 डेज़ में आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि अभी कोविड की वजह से मे बी एग्ज़ाम पोस्टपोन का बात हो रहा है, या फिर एग्ज़ाम अभी एक्सटेंड कर दिया जाएगा, वो सब, ठीक है। या फिर ये भी बात हो रहा है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगी कि इस चक्कर में मत पड़िए कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि एग्ज़ाम तो होना ही है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या कभी भी हो, ठीक है। तो आपको बस कंटिन्यू करना है, अपना प्रिपरेशन जो है वो आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ में उतना मत इन्वॉल्व होइए, ठीक है। कम टाइम है, प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम तो होना ही है, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए। एंड जितना भी मैंने स्ट्रैटेजीज बताया, अगर आपको फॉलो करना तो अच्छे से फॉलो कीजिए। जो भी आप टाइम शेड्यूल आप रखते हैं उस चीज़ में आपको अच्छे से स्टेप होना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि 1 वीक कर लिए या फिर 2-3 दिन कर लिए, फिर नेक्स्ट डे से वही है कि यार नहीं करेंगे, एग्ज़ाम तो होगा या नहीं होगा कोविड की वजह से, ठीक है। वो सब चीज़ नहीं करना है। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, माइंड को अच्छे से सेटअप कीजिए, ठीक है। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, ये स्ट्रैटेजी पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।